क्लास 11th में मैथ्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 11th में वो है सेट, हिंदी में समुच्चय। तो क्लास 11th की मैथ्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो क्लास 11th की मैथ्स में जो पहला चैप्टर सेट है वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सेट चैप्टर का कंटेंट क्या है, सेट चैप्टर में हम लोगों को किन किन चीज़ों को लेना है, किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है, वो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर सेट चैप्टर शुरू करते हैं। तो सेट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट होता क्या है, भाई सेट की परिभाषा क्या है, सेट किसे कहा जाता है, सेट का मतलब क्या है, फिर एलिमेंट ऑफ सेट आ जाएगा, मतलब सेट के अवयवों का होने का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को प्रदर्शित कैसे करते, सेट को बताते कैसे, सेट को लिखते कैसे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के निरूपण के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है जब ये टॉपिक आएगा। 4th नंबर पे अपन लोगों को स्टडी करना है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में 4 तरह के सेट हम लोग लेंगे, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट। नल सेट को हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय, फाइनाइट सेट को हिंदी में कहेंगे परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट को कहेंगे अपरिमित समुच्चय और सिंगलटन सेट को कहेंगे एकल समुच्चय। इसके आगे और देखिए क्या आएगा। 5th नंबर पे जो हम लोग स्टडी पॉइंट है अपना जिसको हम लोग लेंगे वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद अपना आएगा सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इक्वल सेट को हिंदी में समान समुच्चय बोलते हैं, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। उसके बाद देखते हैं समुच्चय और उचित उप समुच्चय, किसे क्या कहा जाता है, समुच्चय और उचित उप समुच्चय क्या होता है ये भी देखते हैं। 7th नंबर पे अपना इंटरवल आएगा। इंटरवल में भी हम लोग 2 तरह के इंटरवल स्टडी करेंगे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। हिंदी में कहा जाए तो संवृत अंतराल और विवृत अंतराल। जब इंटरवल आएगा तब स्टडी करते। 8th नंबर पे अपना पावर सेट आएगा, घात समुच्चय आएगा। 9th में उसके बाद यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। 10th नंबर पर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसको हिंदी में भी यूनियन और इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। ये यूनियन का साइन है, यूनियन में सीधा यू बना देते हैं, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बना देते हैं। जब ये टॉपिक आएगा ना यूनियन एंड इंटरसेक्शन तब अच्छे से समझते हैं क्या होता है। 11th में होगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। 12 में डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों में अंतर, जैसे प्लस माइनस करते हैं ना ऐसे समुच्चय में भी अंतर निकालते हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों में अंतर। 13 नंबर पे अपना है वेन डायग्राम, वेन आरेख। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं उनको भी स्टडी करना है सेट में, वो भी यहाँ पे अभी नोट कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट कर लेना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप केवल इंग्लिश नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने 13 तक के स्टडी पॉइंट्स देख लिए थे सेट में। 13 तक अपने को क्या क्या करना था, वेन आरेख, वेन डायग्राम तक देखा था। वेन डायग्राम के बाद में 14th नंबर पे हम लोग ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट देखेंगे क्या होता है, संयुक्त और असंयुक्त सेट, संयुक्त और असंयुक्त समुच्चय। 15 नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम तो आप जानते ही होंगे, हिंदी में व्यवहारिक प्रश्न समझ लीजिए। 16 पे सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे, क्वेश्चन फॉर प्रूफ, जिसमें LHS और RHS को सिद्ध करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने किए सब कुछ कॉन्सेप्ट को मिला करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट में, है ना। और इनको ये मिसलेनियस क्वेश्चंस आप ये मान लो ये मिश्रित प्रश्न है, ये हमने गलत यहाँ पे मैंने लिख दिया, व्यवहारिक प्रश्न नहीं इनको कहना चाहिए, ये समझ लीजिए मिश्रित प्रश्न, सबको मिले हुए जितने कॉन्सेप्ट है सबको एक साथ मिला के। ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि ये तो आप लोग मेरे साथ मैथ्स कर ही रहे हैं, साथ में आपकी NCERT है, NCERT के साथ एग्जाम्पलर होगी, उसके भी क्वेश्चंस होंगे, उनका क्या होगा, तो आप मेरे साथ मैथ्स करते रहिए। यहाँ पर आप जो नोट्स आप बनाते रहिएगा, यहाँ पर मेरे से एक भी NCERT का क्वेश्चन और एक भी NCERT का एग्जाम्पल और NCERT के एग्जाम्पलर का भी एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। मैंने जो नोट्स बनाए वो उन्हीं किताबों से हैं, सारे क्वेश्चंस लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। मेरे साथ करते रहिएगा। और सेट बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप नोट्स बनाते रहना, है ना। और वही बात याद रखिएगा भाई, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेना, इंग्लिश मीडियम से तो केवल इंग्लिश में नोट कर लेना, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं कि अब सेट होता क्या है, सेट किसे कहते हैं। हम लोगों ने स्टडी पॉइंट्स तो देख लिए कि सेट में क्या क्या है।
अब जो सेट चैप्टर का पहला स्टडी पॉइंट है वो ये है कि सेट होता क्या है, सेट की परिभाषा क्या है। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह से क्या मतलब है भाई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो कई सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया जाए तो उसको संग्रह कहते हैं या समूह कहते हैं। कई सारी चीज़ों को एक पास रख दिया, उनको इकट्ठा कर दो, तो वो जो इकट्ठा हुआ जो ये कलेक्शन हो गया, इसको एक कलेक्शन बोलते हैं, जो एक साथ सब कई सारी चीज़ें आ गई। तो कई सारी चीज़ें जब एक साथ हों तो क्या उनको सेट कहेंगे। एक चीज़ और है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित होनी चाहिए। सेट में ये चीज़ इस परिभाषा में समझने वाली है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सुपरिभाषित। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप अपने क्लास के 10 सबसे अच्छे लोगों का समुच्चय या सेट बनाइए, तो आपने 10 लोगों के नाम लिख करके दिए, तो वो 10 लोग आपके हिसाब से हो सकता है अच्छे हों, कोई दूसरा व्यक्ति उनको अच्छा ना मानता हो। तो ये सुपरिभाषित का अर्थ यहाँ पे ये चीज़ सुपरिभाषित नहीं हो पाई। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ कही जाए और उसको 10 लोगों से पूछा जाए तो 10 भी लोगों का जो आंसर है, 10 लोगों का, वो एक निश्चित होना चाहिए। समझ गए ना। मान लीजिए कहा जाए कि आप सबसे अच्छे फलों के नाम बताइए, पाँच सबसे अच्छे फलों का नाम बताइए, तो क्या 5 सबसे अच्छे फल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबसे अच्छा होना ये जो क्वालिटी है ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि भाई सबसे अच्छे फल हैं, इनको कोई दूसरा फल अच्छा लगता है, उनको कोई दूसरा फल अच्छा फल लगता है, मुझे कोई दूसरा फल अच्छा लगता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो चीज़ कही जाए, अगर कितने भी लोगों से पूछा जाए उसका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, 1 से 100 तक 2 से डिवाइड हो जाने वाली यानी इवन नंबर्स का सेट बताओ। ये सेट है, क्योंकि आप कितने भी लोगों से पूछोगे उनका आंसर कॉमन होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया, सुपरिभाषित। अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सुपरिभाषित का अर्थ ये है कि कितने भी लोगों से पूछो आंसर सेम हो, तो उसे सुपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का अगर कलेक्शन कर दिया जाए तो उसे सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टी सेट। टी सेट हम लाते हैं तो टी सेट जो होगा उसमें जलेबी तो नहीं होगी, टी सेट में समोसा तो नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा कि टी सेट में समोसा होगा। टी सेट में कुछ निश्चित 5-7 चीजें हैं भाई, ट्रे हो गया, कप हो गया, केटली हो गई, आपका प्याली हो गई, वो कुछ चीजें टी सेट में होंगी 10-5, तो उन चीजों को मिला करके उनका एक नाम टी सेट दे दिया गया। डिनर सेट हो गया, डिनर सेट में भी क्या कुर्सी होगी, मेज होगी, दरवाजा होगा, अलमारी होगी, पंखा होगा, नहीं होगा। डिनर सेट में कुछ एक निश्चित चीजें जैसे कटोरा हो गया, थाली हो गया, बाउल हो गया, ढक्कन हो गया, ये सारी चीजें डिनर सेट में होंगी। सोफा सेट आपको पता ही है, सोफा सेट में भी 4 कुर्सियां हो गई, एक मेज हो गई, सोफा सेट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सोफे का कवर हो गया। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। 1 डज़न ऑफ बनाना, तो क्या 1 डज़न ऑफ बनाना आप 10 लोगों से पूछोगे क्या, तो क्या लोगों की राय अलग अलग होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। 1 डज़न बनाना 100 लोगों से पूछो एक ही चीज़ बताएंगे। ये हो गए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित का मतलब 10 लोगों से भी पूछा जाए तो भी आंसर सेम होना चाहिए। अब जरा आप ये देख लीजिए, मैथ्स में कुछ फेमस सेट हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, उन सेट का ये नाम लिख दिया गया है, n, z, q, r, n + q + r+। तो ये देखिए ये कौन कौन से सेट्स का नोटेशन है। अगर कहीं पे n लिखा हुआ है तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर भी एक सेट है, बिल्कुल है, वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन है, तो ये सेट है। जेड का मतलब होता है इंटीजर। जेड जहां लिखा है समझ लेना ये एक इंटीजर।
हो सकता है यहाँ पे जी की जगह पे जे या जेड है तो आप सही कर लेना, मतलब मुझे उतनी इंग्लिश नहीं अभी याद आ रही है क्या इसकी स्पेलिंग है, मगर जेड का मतलब इंटीजर होता है। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। ये चीजें सीधे सीधे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, मगर ये चीजें जान लीजिए, इनका इस्तेमाल क्वेश्चंस में बहुत होगा कि जेड है तो जेड का मतलब इंटीजर है, एन का मतलब नेचुरल नंबर है, क्यू का मतलब रेशनल नंबर है, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। ठीक। एन प्लस क्या होता है? एन का मतलब है नेचुरल नंबर, एन प्लस का मतलब है पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, एन प्लस नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव ही होते, तो एन प्लस तो होने का कोई मतलब है नहीं। एन प्लस की बजाय आप यहाँ पे जेड प्लस कर दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एन और एन प्लस तो एक ही चीज़ है। आप समझ गए कि नेचुरल नंबर क्यों मैंने हटा दिया? नेचुरल नंबर तो जितने होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं ना, 1 2 3 4 सब पॉजिटिव हैं। जेड प्लस कर दीजिए, तो जेड का मतलब इंटीजर, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। क्यू प्लस का मतलब, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक। तो ये कुछ मैथ्स के बहुत जाने माने सेट्स हैं, इनका बहुत इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में। इस चैप्टर में भी होगा, आगे के चैप्टर्स में भी इनका इस्तेमाल होता रहेगा, तो आप इन सेट्स को ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर को एन यानी प्राकृतिक संख्याएं, इंटीजर पूर्णांकों को जेड कहा जाएगा, परिमेय संख्याओं को क्यू कहेंगे, वास्तविक संख्याओं को आर कहेंगे, धनात्मक पूर्णांकों के पूरे समुच्चय को, पूरे समूह को, पूरे सेट को जेड प्लस कहा जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्याओं के पूरे सेट को क्यू प्लस बोलेंगे, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं के पूरे समूह को आर प्लस कहा जाएगा। ये जो अभी हम लोगों ने सेट की परिभाषा को सीखा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरा देखिएगा। तो क्वेश्चन ये लिखा है, विच कलेक्शन इज सेट। सेट टिक का निशान लगा दीजिएगा, नॉट सेट है तो क्रॉस लगा दीजिएगा। ये जो कुछ कलेक्शंस दिए जा रहे हैं, बताना इनमें कौन सा कलेक्शन सेट है या नहीं है। देखिए, मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर जे, जे अक्षर से शुरू होने वाले मंथ्स, ये क्या सेट है? अगर 100 लोगों से पूछा जाए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले मंथ्स बताइए इंग्लिश कैलेंडर में, तो क्या सब एक ही जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। ये तो भाई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो ये सेट है, तो ये सेट हो गया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब इस पे जरा विचार करो। मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड, अब जब ये टैलेंटेड वर्ड आया तो टैलेंटेड आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है। तो ये जो टैलेंटेड की क्वालिटी है, ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं है भाई। टैलेंटेड राइटर्स आप किसी और को मानते, मैं किसी और को मानता हूं, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये ध्यान रखना, जो सेट नहीं उसके आगे क्रॉस लगा देना है, उस सेट है तो टिक का निशान। 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ये क्या है? सेट है भाई। आपके हिसाब से कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होगा, इनके हिसाब से कोई बैट्समैन बेस्ट हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और बैट्समैन बेस्ट होगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई निश्चित ही है कि यही 11
बेस्ट बैट्समैन है ऑफ वर्ल्ड के, दुनिया के यही 11 सबसे अच्छे बल्लेबाज, ये कहाँ कहाँ जा सकता है? आप किसी और को अच्छा मानते हैं, ये किसी और को मानते हैं। तो ये बेस्ट होना कोई जो है वेल डिफाइंड चीज तो है नहीं, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि लोगों की राय अलग अलग है। 11 ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ये यहाँ सेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास के सारे बॉयज, तो ये तो सेट है भाई। आपके क्लास के सारे बॉयज 100 लोगों से पूछो एक ही आंसर देंगे, तो ये सेट है, बिल्कुल है। नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या सेट है? 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। 100 लोगों से पूछा चाहे कितने भी लोगों से पूछा चाहे एक ही आंसर देंगे ना, तो ये सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है। इसकी एक निश्चित परिभाषा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट है। नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह, सेट है। बताइए, क्या लोगों की राय इसमें अलग अलग हो सकती है? कोई कहे ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, कोई कहे नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं भाई। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल बिल्कुल सुपरिभाषित है, तो ये सेट है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या ये सेट है तो भाई ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वो बात अलग है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें न जाने कितने अवयव आ जाए, लेकिन ये सेट तो है ये भाई। पॉजिटिव इंटीजर एक निश्चित चीज है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो है नहीं कि आप पॉजिटिव इंटीजर इसको मानेंगे या उसको नहीं मानेंगे। सब लोग सबको पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ये सेट है। क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, उनका संग्रह, क्या ये सेट होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कौन सा कंफ्यूजन है भाई। इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं उनका जो संग्रह है वो तो सेट ही है, इसमें कोई दो राय तो किसी की होगी नहीं कि कोई कहे ये है कोई कहे नहीं है। और मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक पशुओं का संग्रह। अब बताओ क्या ये सेट होगा? अगर 10 लोगों से पूछा जाए कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर बताओ, तो कोई बलैया को खतरनाक बताएगा, कोई मधुमक्खी को खतरनाक बताएगा, कोई मगरमच्छ को खतरनाक बताएगा, कोई शेर को खतरनाक बताएगा, कोई कुत्ते को खतरनाक बताएगा। तो ये एक निश्चित तो है नहीं कि यही चीज खतरनाक है। 10 लोग हैं तो 10 की सबकी अलग अलग राय है, तो ये वेल डिफाइंड तो है नहीं, तो ये भैया सेट नहीं है। बस अब देखते हैं दूसरा स्टडी पॉइंट है अपना, एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के अवयव या समुच्चय के सदस्य। नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। मान लीजिए कि अपने पास जैसे कोई सेट है, तो आपको बताया था कि भाई सेट है तो सेट में कई सारी चीजें होंगी, तो वो जो चीजें सेट में होती हैं उनको उस सेट का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ, जैसा अभी पहले एक एग्जांपल क्वेश्चन आया था कि जे लेटर से शुरू होने वाले जो मंथ्स होते हैं उनका नाम। ठीक है ना, ये सेट ले लीजिए या और कोई सेट ले लीजिए, चलिए अभी तो कुछ ध्यान में नहीं, यही ले लीजिए। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले मंथ्स के नाम क्या होंगे? जनवरी होगा, फिर क्या होगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून होगा, जुलाई होगा, बस। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 चीजें निकल के आई। तो ये जो एक सेट बनाया मैंने, और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, सेट को जब भी लिखते हैं तो हमेशा सेट की शुरुआत और सेट के लास्ट में सेट को जो है कर्ली ब्रैकेट, मंझले कोष्ठक से बंद कर देते हैं ऐसे। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली, ये ध्यान रखिएगा, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। तो ये हाँ अपने पास एक सेट है, ये सेट है जे अक्षर से शुरू होने वाले साल के मंथ्स का। अब और इस सेट का मैंने मान लो इस पूरे सेट का एक मैंने नाम रख दिया ए। तो आपसे पूछा जाए ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बता देना 1 2 3। ए सेट में 3 एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट का मतलब समझ में आया? किसी सेट के एलिमेंट का मतलब है कि वो चीज उस सेट में है। जैसे ए सेट में जनवरी भी है, जून भी है और जुलाई भी है। आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट का मतलब क्या है। मतलब कोई चीज अगर किसी सेट में है
तो उसको उस सेट का एलिमेंट बोलते हैं। मतलब जैसे जून इस सेट में है, जून सेट ए में है, तो जून सेट ए का एलिमेंट हो गया। आई ना बात समझ में? मान लीजिए कि और कहा जाए आपसे, एक सेट मान लीजिए मैंने बनाया, ठीक है ना, इस सेट का नाम मैंने रख दिया V। इसमें जो है मेरे एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। इन 5 संख्याओं को मैंने लिया, उनको पकड़ा के एक उनका कलेक्शन बना दिया और एक नाम रख दिया V। लो ये एक सेट हो गया, V नाम का एक सेट मैंने बना दिया जिसमें ये इसके जो है अवयव हो गए, ठीक है ना, ये भी एक सेट हो गया। चलिए अब आपसे कहा जाए कि क्या 7 सेट V का एलिमेंट है? तो 7 सेट V का एलिमेंट नहीं है। क्या 95 सेट V का एलिमेंट है? नहीं है। आई बात समझ में? अब 4 क्या सेट V का एलिमेंट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 4 सेट V में है ना, इसलिए है। तो अगर कोई चीज, मतलब कोई एलिमेंट या कोई नंबर या कुछ भी अगर किसी सेट में है, किसी सेट में है, तो उसको कहते हैं कि वो उस सेट में बिलोंग करता है। अगर ये ज़्यादा अच्छा शब्द है कि कोई चीज़ अगर किसी सेट में बिलोंग करती है तो कहेंगे कि वो चीज़ इस सेट में है या इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना। और बिलोंग करने का मतलब आप जानते हो कि कोई चीज़ अगर किसी सेट में शामिल है तो वो उस सेट में बिलोंग करेगी, ठीक। अब इसको लिखते कैसे, इसका नोटेशन कैसे? भाई हम आप बार बार तो लिखोगे नहीं कि 4 जो है V का एलिमेंट है, या 4 V से बिलोंग करता है, या 4 इस सेट से बिलोंग करता है, ऐसे कहाँ तक लिखा जाए? तो इसका एक नोटेशन है। देखिए, जून सेट ए में है, हाँ है, तो जून बिलोंग करता है सेट ए में। जून किस सेट से बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट है। जून जो है ये एलिमेंट है और ए एक सेट है। तो ये जो जून है ये इस सेट का एलिमेंट है। तो एक साइन लगाते हैं ये वाला, ऐसे, इसको बोलते हैं जब ये बिलोंग करता है, जून ए में बिलोंग करता है, तो ये साइन लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जून सेट ए का एलिमेंट है, मतलब जून ए से बिलोंग करता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जिस ओर सेट होगा उस ओर ये खुला हुआ होगा, जिधर एलिमेंट होगा उधर ये बंद होगा। मान लीजिए जैसे वहां पे है, ये जो 5 है ये सेट V का एलिमेंट है। 5 जो है ये सेट V का एलिमेंट है, तो V में 5 बिलोंग करता है। यहाँ पे V क्या है? V सेट है और 5 एलिमेंट है, और 5 किस सेट का एलिमेंट है? 5 V का एलिमेंट है। तो अब 5 जो है V से बिलोंग करता है ना, तो क्या इसमें ये साइन लगेगा? बताइए आप। ये साइन तो लगेगा, मगर ये साइन उल्टा लगा है। हमेशा सेट की ओर खुला रहेगा, ये ध्यान रखना। हमेशा सेट की ओर ये खुला हुआ रहेगा इस तरीके से, ठीक है। सेट की ओर ये खुला रहेगा। ये चीज आप यहाँ पे समझ लो। सेट अगर दिया हुआ है और कोई चीज इस सेट में बिलोंग करती है, कोई एलिमेंट, तो ये सेट की ओर खुला होगा ऐसे। नहीं बिलोंग करती है तो काट दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे ये भी समझ लो, क्या मई सेट ए में बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है। मई जो है सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। मई जो है ए में बिलोंग नहीं करता है, तो इसको ऐसे कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि मई सेट ए में कहाँ है? नहीं है ना, तो इसको ऐसे काट देंगे। आ गई बात समझ में? ऐसे ही मान लीजिए कहा जाए 9 क्या सेट V में है? मान लो ये 9 है, ये V है, ये लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 9 सेट V से बिलोंग ही नहीं करता है। बस समझ गए ना बात? तो एलिमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है कि भाई एक सेट है, उसमें कई सारे एलिमेंट होंगे ही, वो जो एलिमेंट है वो उस सेट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना किसी सेट, भाई सेट बना ही होगा कुछ चीज़ों से, उन चीज़ों को ही सेट का एलिमेंट बोलते हैं। बस बात खत्म। और ये आपको बता ही दिया कि कोई अगर किसी सेट में है, सेट से बिलोंग करता है, वो उसका एलिमेंट है, तो ये वाला साइन लगेगा। इसको डार्क कर दे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
ऐसे, ठीक, ये लगेगा, बाकी आप समझ ही गए होंगे। ये एलिमेंट ऑफ सेट्स में जो अपन लोगों ने सीखा उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट मान लीजिए दिया हुआ A इज इक्वल टू 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ है A, ठीक है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ये बिलोंग करने वाला साइन लगेगा या नॉट बिलोंग का साइन लगेगा। आइए देखते हैं। 5 A में है ना, तो 5 A से बिलोंग करता है, तो क्या लगेगा, ठीक, 5 A से बिलोंग करता है इसलिए ये साइन लग गया। अब 8 A से बिलोंग करता है, 8 A से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या लगेगा, नॉट बिलोंग का कौन सा, इधर वाला लगेगा या इधर वाला लगेगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, बताओ। क्या बताया था कि सेट की ओर खुला रहता है, तो सेट ये है, ये तो एलिमेंट है, सेट ये, तो सेट की ओर खुला रहेगा। बिलोंग करता है या नहीं करता है, 8 नहीं बिलोंग करता है, क्लियर। अब बताइए 0 A में बिलोंग करता है, 0 देखो नहीं करता है ना, 0 A से बिलोंग, तो जब नहीं करता है तो ये समझ रहे हैं ना, जिस ओर सेट है उस ओर ये खुला रहेगा, इधर ये सेट है तो इधर को खुला हो गया। 4 A से बिलोंग करता है, हाँ भाई 4 बिल्कुल A से बिलोंग करता है। 2 A से बिलोंग करता है, 2 करता है, बिल्कुल करता है 2 A से बिलोंग, किधर को खुला, इधर को खुला हुआ, ये सेट इधर वाला है। ऐसे 10 A से बिलोंग नहीं करता है, देख लीजिए आप। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ तक देखा एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सेट क्या होता है। अब यहाँ पे अगला जो हम लोग अब देखेंगे वो है सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब सेट को लिखेंगे कैसे, सेट को बताया कैसे जाए लिख करके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट के निरूपण के 2 तरीके हैं सेट को प्रदर्शित करने के। एक तो भाई तरीका देख लो, ये है कि मान लीजिए अपने पास जैसे कोई सेट है, ठीक है, अब उस सेट के सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दो और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, ये भी हो गया, एक सेट हो गया ये। या एक काम करो कि जो उस सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी जो एक कॉमन क्वालिटी है, जो एक कॉमन क्वालिटी है उनकी, जो उस सेट के एलिमेंट्स की जो परिभाषा है जिसमें वो सब आ जाए, उस परिभाषा को लिख करके उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। ये हो सकता है, मतलब 2 तरीके हैं, या तो सब एक एक एलिमेंट लिखो उस सेट के जितने एलिमेंट हो, या फिर वो एलिमेंट जो है वो जिस डेफिनेशन में आते हैं वो चीज़ लिख दो। आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियोज होते हैं उनके सेट बनाओ, तो एक तो तरीका ये है कि हमने एक सेट मान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के सेट, तो इसको T इज इक्वल टू लिख रहा हूँ T, तो ऑल 6 ट्रिग्नो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ लेना, रेशियो। अब ये मैंने लिखा ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अब आप समझ गए कि ये कौन सा सेट है, इसमें कौन एलिमेंट हो गए। और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए ऐसे लिख दे कोई, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए ये चीज और ये चीज, ठीक है ना, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है, चाहे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये जो इधर जिस तरह से लिखा है ये वाला, इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, उसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक। अब एक बात और समझो, यहाँ पर ये जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ये बात तो ठीक है, मगर लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म का ये वाला नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे एकदम सही से, इसको इस तरीके से ना लिख के इसको लिखा जाता है, जैसे एक सेट हमें बताना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेना है, तो इसको ऐसे लिखो T इज इक्वल टू एक्स। अभी समझाते हैं अच्छे से कि T एक्स है,
सच डेट x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब आप देखिए दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग हो गया। लिखा दोनों एक ही है। अब इसको कैसे हम समझेंगे ये समझ लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसका मतलब है कि t कोई x है, t इज इक्वल टू क्या है x, और यहाँ पे उस x की डेफिनेशन हो गई कि x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे a है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब है कि x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब x एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उस एक में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो x हो सकता है। समझ रहे हो ना भाई, x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई हम लोग जब अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस करते हैं तो मान लेते हैं कि फलानी चीज लेट इज इक्वल टू x, अब x कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे ही x कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 6 हैं। तो इसको इस तरह से जब हम लोग लेंगे या इसको रीड करेंगे तो t इज इक्वल टू x, मतलब t x है जहां पर x एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है और वो रोस्टर फॉर्म है। समझ गए आप? तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, वो हो गई रोस्टर फॉर्म, ये भी आप देख लो। ठीक, ये कौन सी फॉर्म? ये रोस्टर फॉर्म है। और ये है सेट बिल्डर। समझ गए ना? इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, उसको रोस्टर विधि कहते हैं, रोस्टर विधि। और एक एग्जांपल लो, जैसे अभी पिछले केस में हम लोगों ने लिया था कि जे अक्षर से शुरू होने वाले इंग्लिश के महीनों का समुच्चय। तो इसको मान लीजिए हमने मान लिया ए, मान लिया तो इंग्लिश के महीने, तो ए इज इक्वल टू एक्स, कि ए जो है वो एक्स है सच डैट जहां पर एक्स जो है इज ए मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जे। समझ में आया कि ए जो है वो x है और x इस प्रकार है कि x इज अ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम j, कि x कोई महीना है जो j से शुरू हो रहा है। अब x j से शुरू होने वाला कोई भी महीना हो सकता है, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना? तो ये अभी क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया था कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, कि a x है जहां पर x एक महीना है जो कि j से शुरू होता है। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते तो ऐसे लिख दो, जनवरी, जून, जुलाई। ये हो गई रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और देखो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एप्पल शब्द में आने वाले जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाओ, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि b इज इक्वल टू एक्स, कि b एक x है। अब x है क्या? b x तो है, अब x क्या है? x इज अ लेटर ऑफ वर्ड एप्पल। कि भाई b क्या है? b एक x है जहां पर x जो है एप्पल शब्द का कोई अक्षर है। अब x एप्पल शब्द का कोई भी अक्षर हो सकता है, तो x एप्पल शब्द के जितने अक्षर हैं वो सब b में आ गए। समझ गए ना? कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड एप्पल। x जो है एप्पल शब्द का एक अक्षर है, अब वो एक अक्षर कोई भी हो सकता है।
ठीक है, अब कोई एक अक्षर है तो उसमें कोई भी अक्षर आ सकता है, जितने अक्षर है वो सब इसमें। अब इसी को इधर लिखना हो रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाए? एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड एप्पल, इसको ऐसे लिख दो, ए पी एल ई, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। समझ में आया था ना? रोस्टर फॉर्म में सेट के जितने एलिमेंट हैं वो लिख दिए जाते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उस सेट का जो आप कह सकते हो जो डेफिनेशन है वो लिख दो एक्स सच दैट एक्स करके। और अगर एक्स सच दैट एक्स करके आप नहीं लिख पाए तो आप सीधे भी लिख दोगे ए लेटर ऑफ वर्ड एप्पल तो भी आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा सही, ये बुक्स वगैरह में ज़्यादातर ऐसे ही एक्स सच दैट एक्स करके ही लिखा होता है। अगला देख लो भाई, इसको सी मान लेते हैं। अब कहा जाए जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई वॉवेल है, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ गए कि सी जो है वो एक एक्स है, और एक्स क्या है? एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल है एक्स, अब एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी वॉवेल एक हो सकता है। तो कौन कौन से वॉवेल हो सकते हैं? एक्स, ए, ई, आई, ओ, यू, बस। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन ऑफ एक्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है ना। तो इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को देख लीजिए कैसे होगा। पहले इसके एक्स के सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के फैक्टर करा जाए जो माइनस करके बना जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लें, है ना, माइनस का 1 कॉमन ले लें। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस 2 आया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए ये वाला तो हो गया। अब x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 40। क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है। धनात्मक पूर्णांक है कोई x जिसका जो वर्ग है वो 40 से कम है। देख लो भाई कि x स्क्वायर से कम, जो x स्क्वायर हो वो 40 से कम हो, ऐसे x बताने हैं। और वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव इंटीजर होता नहीं, तो 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 40 से कम है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, मगर 7 अब नहीं होगा, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होगा ना वो 49 होगा। 49 40 से कम कहाँ है, इसलिए। अब देखो यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या है? 1 4 9 16 25। क्या है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, वो 5 का है, सबके स्क्वायर है। तो इसको लिख लो
कि जैसे ऊपर वाला है x सच दैट x, ठीक। अब x ऐसा, ये x के स्क्वायर है, इसको लिख लो x सच दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, और ये एक्स जितने हैं वो कौन से हैं, वो सब नेचुरल नंबर हैं। तो इसको ऐसे करके लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो आपको शुरुआत में बताया था कि n नेचुरल नंबर के लिए होता है। तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर तो है मगर 6 से छोटे। और एक चीज़ और लिख दो, एंड x लेस देन 6, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। थर्ड वाला है इसका, ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये थर्ड वाला जिसका ये आंसर दिया हो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखो, एक सेकंड एक क्वेश्चन जरा ये देख लिया जाए। अच्छा एक चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है ये जैसे इतना दिया हो तब तो आप इसको ऐसे कर देना, और मान लो इसी में क्वेश्चन और देख लो, मान लो जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट ना हो और ये ऐसे हो, फिर ब्रैकेट हो, मतलब ये ऐसे ही लगातार चलता चला जा रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे ही आगे जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो फिर उधर क्या हो जाएगा, मान लो अगर ऐसा हो क्वेश्चन, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे ये जो x ये वाला टर्म है ये हट जाएगा, बस x सच दैट एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू n, बात खत्म। समझ गए ना, हर तरह के क्वेश्चन होना आना चाहिए। अब x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n इज अ नेचुरल नंबर। अब देख लो ये कर्ली ब्रैकेट में 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, ठीक है ना भाई। देखो इधर n अगर 1 होगा तो नीचे भी 1, 1 प्लस 1 2, 2 होगा तो 2 प्लस 1 3, 3 होगा तो 3 प्लस 1 4। अब n ऐसा नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है तो n चलता चला जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए। और ये n ऐसा नेचुरल नंबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n बिलोंग्स टू n, इसका भी यही मतलब है, चाहे ऐसे लिखो चाहे भाषा में लिखो। अब इसको भी अगर ऐसे लिखना चाहते हो, इस चीज को भी अगर ऐसे लिखना है, इसको भी लिख दो, ठीक है ना, हर तरह से मतलब लिख सको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, ठीक है ना। इसको ऊपर वाले को भी ऐसे लिखना तो इसको भी लिख दो। ये थर्ड वाला इसका ये है, ये फोर्थ वाला है इसका ये है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है और इन सबके आंसर देने हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, देखते रहिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में आंसर करना है। पहला है x सच दैट x इज अ इंटीजर, और जो इंटीजर है वो x जो है वो -3 से तो ज़्यादा है, 7 से कम है, -3 से ज़्यादा है, 7 से कम है, ऐसा x है और वो एक इंटीजर है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, -3 से ज़्यादा है, बराबर नहीं केवल ज़्यादा है, तो -3 से ज़्यादा, -2, -1, 0, 1, 2,
3 4 5 6। अब 7 से छोटा है तो 7 तो होगा नहीं क्योंकि बराबर तो लगा नहीं, 7 से छोटा है तो 7 से छोटा 6 तक हो गया। x such that x is a natural number less than 6। यहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर लिख दो। 1 2 3 4 5 हो गया 6 से छोटा नेचुरल नंबर। अब x is a 2 digit natural number such that the number of its digit is 8। x कोई ऐसा 2 अंकों का नेचुरल नंबर है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है x ऐसी जिसके अंकों का सम जो है वो 8 है, मतलब उसके 2 डिजिट जो है ना, 2 डिजिट की कोई संख्या है और वो नेचुरल नंबर है, कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उन 2 डिजिट का जो सम है वो 8 है, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो कौन कौन सी वो संख्याएं हैं भाई जिनके डिजिट का सम 8 हो जाए? देखो 17 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, अब इसको 4 और इसको कितना कर दिए 4, हाँ ये भी 8, अब इसको 5 कर दे, इसको 3 कर दें, इसको 6 कर दें, इसको 2 कर दें, 71 और ये हो गया। ये समझ गए? x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट का आप सम करोगे तो 8 आएगा, कोई भी आप ले लो, ठीक है ना। 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। अब देखो x such that x is a prime number which is divisible x such that x is a prime number which is divisor of 60, मतलब 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर बताने हैं। x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, मतलब वो संख्याएं जो 60 को काट देती हों, जिनके टेबल में 60 आता हो मगर वो खुद किसी से ना डिवाइड होती हों, ऐसी संख्याएं, ठीक है ना। प्राइम नंबर ऐसे बताने जो 60 को डिवाइड करें। 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। अब 2 देखिए 60 को डिवाइड करता है मगर 2 नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नहीं है। और कोई नंबर है जो प्राइम हो 60 को डिवाइड करता हो? 2, मगर देखिए 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 मतलब ऐसा नंबर है उसको प्राइम माना जाता है, तो 2 भी आएगा यहाँ पे, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर में ही आता है। सिक्स मगर नहीं आएगा क्योंकि 6 तो 2 से डिवाइड होता है। अब ये जो 1 2 3 5 है, ये देखो ये प्राइम नंबर भी है, मतलब ये अब अविभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से के टेबल में ये नंबर आते भी नहीं और इनके टेबलों में 60 आता है। तो हो गए x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, ये देखो हो गया। अब द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, देख लो T हो गया, R हो गया, I G N O M E हुआ कहीं? E भी नहीं हुआ था, R भी नहीं हुआ था, R हो गया था भाई। और एक चीज और याद रखना, कभी भी सेट अगर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो किसी भी एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें देखो टी 2 बार आया मगर टी यहाँ पे एक ही बार लेंगे, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ओ वहाँ पे 2 बार है, यहाँ एक ही बार लेंगे। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिख दो, BETR।
ये देखो, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। x such that x is an odd natural number, x जो है विषम प्राकृत संख्या है। x such that x is an odd natural number, ठीक, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 13 डैश करते चले जाइए। समझ गए? पहला क्वेश्चन, x एक विषम प्राकृत संख्या है। x such that x is an इंटीजर, x एक इंटीजर है -1/2 से 9/2 तक, मतलब x जो है वो -1/2 से ज़्यादा है, 9/2 से छोटा है। अब बताओ क्या हो सकता है? 9/2 जानते हो, 4.5, और 1/2 आधा, तो माइनस के आधे से ज़्यादा और 4.5 से छोटा, x कुछ ऐसा है। अब बताओ जो -1/2 से ज़्यादा हो और 4.5 से कम हो, तो -1/2 से ज़्यादा 0 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया x such that x is an इंटीजर, वो एक इंटीजर जो -1/2 से तो ज़्यादा है और 4.5 से कम है। और x such that x is an इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4, और x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर या तो 4 से छोटा है और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो फिर 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर तो लिखा नहीं, देख ले बुक में, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है। नहीं, पॉजिटिव नहीं है, इंटीजर है खाली। अब एक चीज और देखना, बच्चे यहाँ पे 0 1 2 कर देंगे, -2 का भी तो स्क्वायर 4 होगा, बोलो, -1 का भी तो स्क्वायर 4 से कम होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा। तो यहाँ पे जो आएगा, ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो। अब वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, तो 4 से छोटा जिनका स्क्वायर हो या 4 के बराबर हो या 4 के बराबर हो, ऐसे इंटीजर चाहिए हमें, चाहे प्लस हो चाहे माइनस के हो। तो देखो -2 इसका स्क्वायर 4, -1 इसका स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 0 इसका भी स्क्वायर 0, 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये है इसका आंसर, -2 -1 0 1 2। क्या कह रहा था? x such that x is an इंटीजर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर है, ठीक। x such that x is a letter in the word loyal, x जो है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो लॉयल शब्द का अक्षर है भाई A L O Y ऐसे कर दो, हो गया। हाँ, अब ये वाला देखिए जरा, ये कह रहा है कि x such that x is a month of year having 31 days, साल के उन महीनों को बताना है जिनके जो दिन होते हैं वो 31 होते हैं। 31 होते हैं या 31 नहीं होते, क्या है बुक में? ईयर नॉट है भैया, यहाँ पे ईयर नॉट है, यहाँ पे नॉट है भाई, यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखना, x such that x is a month of year not having 31 days, x such that x, आपको साल के ऐसे महीनों के नाम बताने हैं जिनके 31 डेज नहीं होते, मतलब 31 से कम 30 या 28 या 29 डेज होते हैं। तो सबसे पहले जनवरी के बाद फरवरी,
ठीक, पहले फरवरी कर दो। फरवरी में 31 डेज नहीं होते, और कौन सा होता है? मार्च में तो होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, अप्रैल में भी नहीं होते हैं, फरवरी अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून में भी नहीं होते 31 डेज। और याद करो किस में होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब देखो, X such that X is a month of year not having 31 days। X such that X साल का वो महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये साल के वो महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अगला क्या है? X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लिखने इंग्लिश अल्फाबेट के, लिख दो। ए आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ए तो वावेल है। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि ई वावेल है, एफ आएगा, जी भी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि आई वावेल है, हमें केवल कॉन्सोनेंट चाहिए, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, के आएगा, के नहीं आएगा क्योंकि विद प्रोसीड्स के पहले वाले, तो के पहले तो भैया इतने ही हैं, देख लो। क्वेश्चन देखो भैया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर इनको जो है रोस्टर फॉर्म में बताना है। देखते हैं क्या है। x such that x belongs to R, 2x plus 11 is equal to 15। x है और x जो है वो R से यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है और 2x plus 11 is equal to 15 है। तो x बताना है कि x है क्या, तो निकाल लेते हैं x क्या है। 2x plus 11 is equal to 15 दिया ही हुआ है, देखो ये है, ठीक। 15 में से 11 गया 4, x कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे, ये वाला ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, x such that x square is equal to x, x belongs to R। x कोई रियल नंबर है और x जो है उसका स्क्वायर भी x के बराबर होता है। ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका रियल जो है अपने स्क्वायर के बराबर हो। कोई रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर उसके स्क्वायर, मतलब एक ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका जो है स्क्वायर उसी नंबर के बराबर हो। 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, -1 नहीं हुआ, ठीक, समझ गए ना। ये तो वो नंबर है जिनका स्क्वायर इन्हीं के बराबर होता है। तो वही कहा था कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर x, x बिलोंग्स टू R। कोई ऐसा हमें रियल नंबर बताना था जिसका स्क्वायर उसी के बराबर होता हो। हाँ, t क्यूब इज इक्वल टू t, t बिलोंग्स टू t क्यूब इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू t सच दैट t क्यूब इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू R। ऐसा t बताना है जिसका क्यूब t के बराबर हो और t रियल नंबर हो, मतलब ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका क्यूब उसी नंबर के बराबर हो। बोलो, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का क्यूब -1 के ही बराबर होता है। तो पहले तो ये होगा, -1 का क्यूब करके देखो -1 ही आएगा। दूसरा, ये दोनों इनके भी क्यूब इन्हीं के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर है -1 0 1, ठीक, क्योंकि ये वो नंबर है जिनके क्यूब इन्हीं के बराबर होते हैं। वही कह रहा था कि t सच दैट t क्यूब इज इक्वल टू t और t बिलोंग्स टू R। ये क्या है, w सच दैट w -2 अपॉन w + 3 इज इक्वल टू 3, w बिलोंग्स टू R। तो w बताना है, w ये दिया है, w की वैल्यू निकाल के बतानी है, निकाल देते हैं।
W माइनस 2 अपॉन W प्लस 3 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करा दी जाए, करा देते हैं। 3 इंटू डब्लू, 3W प्लस 3 जा 9। ये वाला 3W इधर आएगा, काहे का? माइनस का, है ना। तो ये 3W इधर बुला लिया जाए, W ये वाला माइनस का, ये उधर प्लस का चला जाएगा 2। ये काहे का आएगा? माइनस का 2W आएगा, 11 आएगा। W इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 माइनस का। समझ गए? तो जो है ये आपका फर्स्ट है, देखो ये फर्स्ट है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, फोर्थ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। W की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11 अपॉन 2, माइनस का 11 अपॉन 2। अच्छा, अब ये देखो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R, x बताना है। x निकल आएगा, x बिलोंग टू R है, निकाल लो। इसमें क्या है? x की पावर 4, भैया 6 के ऐसे फैक्टर को जिनको ऐड करके 5 आ जाए। 6 के ऐसे फैक्टर को जिनको ऐड करके 5 आ जाए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। लेकिन ये भी माइनस का होगा तभी तो ऐड होगा ना। मैं गलत कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, अब x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले ले। यहाँ पे माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। हाँ भैया देखो जरा इसको भाई इधर, तो ये कितना आया अपना? x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर कितना आया? x स्क्वायर आ गया अपना 2 के बराबर, और x स्क्वायर आ गया 3 के बराबर, ठीक। तो अब x कितना आया वो भी देख लो। x स्क्वायर अगर 2 आया तो x कितना आया? √2, और s कितना आया? √3। और रूट जब भी आता है प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। क्योंकि प्लस का √2 स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, ठीक है ना भाई। प्लस का 2 स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा अगर 2 का या किसी का करोगे। तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा, ये भी प्लस माइनस के साथ आएगा, ये तो पता होगा ना। तो यहाँ पर भैया x की वैल्यू क्या आ गई? फोर्थ वाले में x बिलोंग टू माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3। समझ में आ गया ना? चलिए, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इधर इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। रोस्टर विधि है समुच्चय निर्माण विधि करना है। पहला है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो ये 3 का टेबल है ना, तो ये हो जाएगा x सच डैट 3x, ठीक। और जो x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर और जो x होगा वो कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 से छोटा। समझ गए? x such that 3x x belongs to n and x less than 5। अब किसी को कंफ्यूजन होगी यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों किया है, क्योंकि अगर नेचुरल नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, -1 -2 से 3 को x की जगह -1 -2 ना रखते, -4 -5 0 ना रखते, इसलिए x बिलोंग्स टू n किया। और x लेस देन 5 मतलब x यहाँ पे 4 तक रखा जाएगा, तो लेस देन 5 पे 5 कोई ना रखे, तो इससे देख करके कोई ये चीज़ आराम से निकाल लेगा। फिर है 2 4 8 16 32। अच्छा 2 की पावर ये n है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। अब ये है x सच डेट 2 की पावर x कर दो, चलो ये x है, x जो है वो 2 की पावर x है, और x क्या है, x एक तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और x जो है वो कहाँ तक है, 5 तक है, 1 2 3 4 5। x या तो छोटा है या बराबर है 5 के। x बिलोंग्स टू n और x लेस और इक्वल टू 5 और 2 की पावर x है, ठीक। ये 5 की पावर 1 2 3 4 5 की पावर है ना, तो x सच डेट 5 की पावर x, यहाँ भी x बिलोंग्स टू n होगा, और यहाँ भी x 1 2 3 4 तक है, तो x बिलोंग्स टू n है, और x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। ये देखो 2 4 6 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 3 जा 6 तो 4 जा 8, ठीक। x सच डेट 2x x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पता है ना ये n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, n ना लिखे तो हो सकता है कोई इसको नेगेटिव या 0 से ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बिलोंग्स टू n, और 1 2 3 4, और x जो है वो 4 से या तो छोटा है या 4 के बराबर है, ठीक। ये है 1 2 3, अच्छा ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स हैं। x such that x is a complete square, x such that x is a complete नेचुरल नंबर स्क्वायर कर दो। कंप्लीट नेचुरल, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे तो कोई हो सकता है 0 का भी स्क्वायर कर दे, तो नेचुरल नंबर कंप्लीट नेचुरल नंबर स्क्वायर। भाई x जो है वो एक पूर्ण प्राकृत संख्या का वर्ग है, और x 100 तक है ना x स्क्वायर, तो x जो है वो x या तो छोटा है या बराबर है 100 के, ठीक। देख लो इसमें रोस्टर फॉर्म दी हुई थी, सेट बिल्डर फॉर्म बतानी थी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग है 1 2 3 6, इधर रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, उधर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, उनको मैच करना है आपस में, ठीक है ना। 1 2 3 6, x such that x is a प्राइम नंबर, ए डिवाइजर ऑफ 6, तो ये 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। x such that x is a odd नेचुरल नंबर, ये ऑड भी नहीं है भाई, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा, कोई ये ऑड तो है नहीं 6। अब ये है x such that x is a नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, हाँ ये होगा, ये एक नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 6, और 6 का डिवाइजर भी है, तो ये इससे मिलेगा। चलो
अब क्या है फिर देखो 2,3 x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर है डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 6 का डिवाइजर भी है। ठीक, MATHEICS इसमें जाएगा x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब ये बचा है 13579, उधर क्या है x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटी विषम संख्याएं, 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं, ये है भाई 10 से छोटी भी है, ऑड भी है, नेचुरल भी है। ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है ना, उसके बाद में फिर अगला स्टडी पॉइंट लेंगे। भैया अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 4th क्वेश्चन है, क्लास 11th की मैथ्स में सेट का 4th क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इसमें अपने 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म का अच्छा नॉलेज होगा इसमें, और जो इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ सेट देखा था वो भी इसमें है ना, और कुछ फैक्टर वगैरह का भी नॉलेज हो जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। ट्रू और फॉल्स बताना है और कहा जा रहा है 35 बिलोंग टू x वेयर इज x हैज 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब 35 बिलोंग करता है x में, जहां x वो संख्याएं हैं जिनके 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, समझ गए कि ये एक सेट है और इस सेट में वो सब संख्याएं हैं जिनके 4 फैक्टर होते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि जिन संख्याओं के 4 फैक्टर होते हैं 35 उन संख्याओं में से कोई एक है क्या, उनका एलिमेंट है? चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है। अब 35 के अगर 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब 35 इस x में शामिल है, क्योंकि x क्या है, x वो सारी संख्याएं हैं जिनके 4 फैक्टर होते हैं। चलिए देख लेते 35 के फैक्टर करके उसमें क्या है। ये लीजिए 35 का फैक्टर, तो 35 का पहला फैक्टर क्या होगा भैया, 5 होगा। 7 टाइम 7 1 टाइम, तो 35 के कितने फैक्टर हो गए? 35 के जो फैक्टर हुए अपने, वो एक तो खुद 35 है, इसके अलावा 1 है, क्योंकि खुद और 1 तो हो गया ही हुआ, और 7 और 5 और है। तो 35 के कितने फैक्टर निकले? 1 2 3 4। ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि 35 के 4 फैक्टर होने चाहिए। तो क्या 35 इस सेट में बिलोंग करता है? क्या 35 उन सारे x में से कोई x है जहां पे x 4 पॉजिटिव फैक्टर्स रखने वाली संख्या है? तो हाँ 35 है उन संख्याओं में एक। ये लीजिए बस। अब ये वाला देखते हैं क्या है। क्या 128 बिलोंग करता है x में, और x क्या है? x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ x इज 2x। अच्छा, x ऐसी संख्या है जिसके सारे पॉजिटिव फैक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो x का डबल हो जाएगा। समझ में नहीं आया? मतलब x एक कोई ऐसी संख्या बताई जा रही है कि जो संख्या x है उसके अगर सारे पॉजिटिव फैक्टर्स निकाले जाए और उनको ऐड किया जाए तो जो एडिशन आएगा ना वो उस x का डबल होगा। समझ लो क्वेश्चन, समझ लो। मान लो जैसे मान लिया लेट x मान लो 10 है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस x को अगर हमने 10 लिया और 10 के अगर फैक्टर निकाले जाए तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा। तो 10 के फैक्टर अपने हो गए 10 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ x इज 2x। मतलब x के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का जो सम है ना वो कितना है? 2x है। तो इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का सम भी कर लेते हैं। 10 और 1 11 और 2 13 और 5 18। तो x के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का सम हो गया, x के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का सम हो गया। कह रहा है इस 2x, क्या ये 2x के बराबर है? अब x था क्या अपना? 10 था, 10 का 2x कितना है? 20। बराबर नहीं है। ये तो एक एग्जांपल था आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि x, वो क्वेश्चन कह रहा है कि x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ x इज 2x। मतलब x कोई ऐसी संख्या है जिसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, उनका सम कर दिया जाए तो वो x का डबल हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या 128 उनमें से कोई एक है क्या, उनका एलिमेंट है 128?
ठीक, देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 128 के फैक्टर कर देते हैं, 128 के जो फैक्टर आएंगे वो ऐड कर देंगे और वो ऐड करके देख लेंगे क्या वो 128 के डबल के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है, बस बात खत्म। देखिए भाई 128 के पहले फैक्टर कर लिए जाए, ठीक है ना। 2 से कर रहा हूँ, ठीक, 2 6 जा 12 2 4 जा 8 32 16 8। अब 8 के बाद इसको 8 के यहाँ पे कर देते फैक्टर, ठीक, 4, ठीक, ये हो गए इसके फैक्टर। अब भाई फैक्टर कितने आए 128 के, जरा देखिएगा। एक तो खुद 128 आया, 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8 4 2 1। ये है 128 के फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब वो सारी संख्याएं जिनसे 128 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ x, इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का जो सम है इस 2x, क्या वो 2x के बराबर, तो इसका सम पहले करके देख लेते हैं कि क्या वो इसके डबल के बराबर। अब x यहाँ पे 128 है, ठीक है ना, तो इसका पहले सम देख लेते हैं कितना है, इसका डबल करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 128 का जो डबल होगा वो होगा 8 2 जा 16, कैरी आया 1 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2। अब इसका जो एडिशन है वो अगर 256 होगा तब तो ये सही होगा, और अगर 256 नहीं होगा तो ये गलत होगा। बस अब जरा इसको हटा के ये काम कर लिया जाए। ये इनके फैक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 4 2 1, इनको एक साथ यहीं पे ऐड कर लें, वरना 8 4 2 1 यहाँ ऐड करना होगा। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। अब देखते हैं कितना आता है। अगर 256 आया तब तो ये बात सही, वरना गलत। 8 4 12, 8 और 4 12 14। एक सेकंड रुको जरा, ओ सॉरी 32 के बाद देखो यहाँ पे ये 16 है भैया, तो 32 के बाद यहाँ पे 16 होगा और फिर 8 होगा। हाँ 16 होगा फिर ये 8 है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ। मैंने 32 के बाद ये 32 के बाद ये 16 है, और 16 के बाद 8 4 12 14 1 15 होगा 15। अब ठीक हुआ। अब देखना 8 4 12 2 14 6 20 और 5 25। कैरी कितना लगा, 2 कैरी और 2 2 4 6 4 10 3 13 14 15 15। कैरी कितना आया 1 1 और 1 2। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ x इज 2x, मतलब x ऐसा है कि x के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, ऐड कर दिया तो वो 2x के बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, मगर 2x के बराबर नहीं है। तो 128 कोई इस प्रकार की संख्या तो निकली ही नहीं कि उसके पॉजिटिव फैक्टर्स का ऐड कर दो तो वो 128 के डबल हो जाए। इसका मतलब ये गलत है। इतना कर लीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ भी बताते हैं, है ना। अब 2 देख लिए थे, अब जरा तीसरा देखिए। तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट, ये एक इक्वेशन दी हुई है। कहने का मतलब ये है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन में x की कुछ वैल्यूज आएंगी जिनको यहाँ पे रख दिया जाए तो ये जो है इक्वेशन 0 हो जाएगी।
अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x की ऐसी 4 वैल्यू निकलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, मतलब जिनको रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो x की 4 वैल्यूज निकल करके आएंगी, क्या उन x में से 3 उनमें बिलोंग नहीं करेगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर बिलोंग करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि 3 को इसमें रख करके देखते हैं, अगर 3 को इसमें रखने से ये इक्वेशन 0 हो गई, इसका मतलब 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और 3 x को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 रखने पे x की जगह ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो फिर ये इक्वेशन की ये 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। और अगर 3 को इसमें रखा जाए और ये 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करे, मतलब 3 इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो 3 इसका एलिमेंट नहीं होगा, और 3 इसका एलिमेंट नहीं है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो 3 को इसमें रख करके देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है। पहले इक्वेशन लिख ली जाए, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 इसका एलिमेंट है या नहीं है। चलिए, 3 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 112 इंटू 3 की पावर 4 कितना होता है पता है, 81 माइनस 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये वाला 3 इस वाले 3 से 3 1 जा 3 प्लस 6। ठीक है, अब 27 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर ही दें यहीं पे, 81 माइनस 7 5 जा 35, 5 3 गया कैरी, 5 2 जा 10 और 3 कैरी वाला 13। समझ गए, 7 5 जा 35, 5 आया, 3 कैरी चला गया, 5 2 जा 10, 3 कैरी आया, 13 हो गया, प्लस 18 माइनस का, अब माइनस का 3 3 6 है, प्लस का 6 है, यही इसको सॉल्व करके माइनस का 330 कर दिया जाए, 330 कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो भाई, पहले ये देख लो माइनस का क्या क्या है, माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो इन दो माइनस वालों को पहले ऐड कर दें। कितना, 330 और 135 05 3 3 3 और 1 4। तो भैया माइनस का तो आ गया 465, ये दोनों माइनस के थे 330 और 135, इनको ऐड किया तो माइनस का 465 आ गया। अब प्लस का क्या क्या है, 18 और 81, इनको भी ऐड कर लो, 99 आ जाएंगे, तो प्लस का 99। ठीक, अब क्या है, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस कर दिया जाए, नाइन से जाएगा नहीं, 15 से जाएगा, 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया था, 5 हो गया था, 5 से तो 9 जाएगा नहीं, 15 से फिर से 9 गया तो कितना बचा, 6 बचा। 4 भी यहाँ नहीं रहा, यहाँ से एक था कैरी गया तो यहाँ पे 3 हो गया था, 3 माइनस का 3 6 6। तो क्या 3 जो है वो x में बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 कोई ऐसा x है जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, नहीं 3 नहीं है, और ये क्वेश्चन भी कह रहा है 3 नहीं, इसका मतलब ये चीज़ ट्रू हो गई।
चलिए अब आइए ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसका क्या है। ये भी कह रहा है, यहाँ पे y कर दिया जाए, हाँ ये भी कह रहा है कि 496 डज नॉट बिलोंग, 496 डज नॉट बिलोंग इन y सच दैट y द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। जैसे ये था, ये कह रहा था बिलोंग करता, ये कह रहा था बिलोंग नहीं करता है। कहने का मतलब है कि 496 y नहीं है, और y है क्या, y कोई ऐसा संख्या है, ऐसा कुछ y है कि उसके पॉजिटिव फैक्टर जो है ना, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y जो होगा उनका जो सम होगा वो 2y होगा। ये आपको यहाँ पर समझाया था अच्छे से कि भाई y कोई संख्या है, उसके पॉजिटिव फैक्टर कर दिए और उस पॉजिटिव फैक्टर का सम कर दिया, तो वो जो पॉजिटिव फैक्टर का सम हुआ ना y का, वो क्या 2y के बराबर होगा, ये कह रहा है। और अगर 2y के बराबर हो जाएगा तो फिर ये 496 को ये करके देखना है कि 496 y है, इसको y कहा जा रहा है कि भाई क्या y है या नहीं है, और इसको y समझ के इसके पॉजिटिव फैक्टर कर देते हैं, उसके पॉजिटिव फैक्टर को ऐड कर देंगे, और जो इसके पॉजिटिव फैक्टर का एडिशन आएगा ना वो देखेंगे कितना आता है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई 2 और इसके पॉजिटिव फैक्टर का एडिशन दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, पहले तो इसका फैक्टर कर लिए जाए, और तो कहीं जगह है नहीं इसके फैक्टर होने की। चलो 2 से काटा जाए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 को 31। अब यहाँ पे 31 आया, अब 31 तो जाएगा नहीं किसी से, 31 खुद से ही जाएगा। तो ये जो 496 आया ये अपना बना क्या, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 इंटू 31, मतलब 2 की पावर 4 हुआ, 2 4 बार मल्टीप्लाई है इंटू 31। ये तो 496 बना। अच्छा अब इसके फैक्टर की भी बात है, वो भी देख लिया जाए। 2 की पावर 4 है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 0 क्वामा 2 की पावर 1 क्वामा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 31। इसके अलावा और क्या होंगे, और यहाँ नीचे से चलो ये भी तो होंगे इसके फैक्टर, क्योंकि भाई इनसे भी तो 496 डिवाइड हो रहा है, तो इनको भी लिख दिया जाए 31 के ऊपर जो थे। 62, 24, 248 और 19, 248 और 496, ये हो गए। तो अब जो इसके फैक्टर आए वो इसके जो फैक्टर आए हैं 496 के, उनको कहाँ लिखें, यहाँ पर तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है। चलो इसी को हटा के लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 भाई 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8, और 2 की पावर 4 कितना होगा, 15 होगा, 2 2 जा 4, हाँ 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 496 के फैक्टर हैं इनका जो एडिशन है वो क्या इसके 496 के डबल के बराबर होगा। अब इनका एडिशन हमारे पास जगह नहीं, आप अपने यहाँ करके देखिए, हम भी कॉपी पे करके बताते हैं इसका एडिशन कितना रहा। आप कॉपी में कर लीजिए इसका एडिशन, इसका बच्चों इसका जो एडिशन आता है इसके सारे फैक्टर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आता है 992। सॉरी ठीक,
देख लें। अच्छा 62 है, उसके बाद 124 है, 248 है, 196 है, तो ये 124 होगा। ठीक है ना। ये इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए, उनको ऐड कर दिए 62, 124, 248, 496। हाँ, इनका जो एडिशन आया है वो आया है 992। देख लूँ एक बार कॉपी में, कंफर्म हो जाए। जी हाँ भैया, 992 आया है इनका एडिशन। यहाँ पे जगह नहीं थी बोर्ड में, इसलिए मैंने कॉपी पे कर दिया। आप भी कॉपी पे करके देख लेना, 992 ही आएगा। अब क्या करना है, अब जरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ वाई, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ वाई का सम आया हाँ इस 2y। क्या ये 2y के बराबर है? तो y था क्या अपना 496 था, y 496 के लिए कहा जा रहा है। ठीक, देखो 496 का डबल कर दिया। 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19, कैरी कितना गया 1, 4 2 जा 8 और एक कैरी वाला 9, 992 ही आ गया भाई। 496 का डबल भी कितना आया 992। इसका तो मतलब भाई ये है, इसका तो मतलब हो गया कि भाई 496 एक इस तरह का नंबर है कि इसके फैक्टर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जितना इसके फैक्टर का एडिशन आता है उतना ही 496 का डबल भी आता है। और ये कह रहा है कि 496 ऐसी संख्या नहीं है, बल्कि है 496 ऐसी ही संख्या है कि इसके फैक्टर के एडिशन जो है वो इसके डबल के बराबर है। और ये कह रहा है नहीं है, इसका मतलब ये गलत है।